आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शिक्षा आयोग, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 हंटर कमीशन। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत किया। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उन्होंने 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत के नए गवर्नर जनरल के लिए मनोनीत किया। लॉर्ड रिपन को भारत स्थित अंग्रेज अधिकारियों ने भारत की अनुदान शिक्षा नीति से अवगत कराया। लॉर्ड रिपन को सारी स्थिति बता दी गई, शिक्षा से जुड़ी जितनी भी थी, और उनसे अनुरोध किया गया है कि भारतीय शिक्षा की जितनी भी गतिविधियां उसकी जांच करें और उसका मार्ग प्रशस्त करें। लॉर्ड रिपन ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया और उन्हें वचन भी दिया। इसी वचन का पालन करने के लिए वो भारत पहुंचने के कुछ समय बाद ही उन्होंने 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। अब इसकी नियुक्ति की और इस आयोग का अध्यक्ष जो था, उन्होंने विलियम हंटर को रखा। इन्हीं के नाम से, विलियम हंटर के नाम से ही भारतीय शिक्षा आयोग को जाना जाता है। अब जो आयोग बना था उसके कुछ जांच के विषय थे। पहला ये था कि प्राथमिक शिक्षा की क्या वर्तमान में स्थितियां हैं और उनके सुधार और विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए। दूसरा, देश की जो भी शिक्षा प्रणाली है, राजकीय विद्यालयों की, उनमें क्या स्थितियां हैं, भारतीय शिक्षा प्रणाली में उनकी आवश्यकता है या नहीं। तीसरा, क्या सरकार उच्च और माध्यमिक शिक्षा के पर ज़्यादा ध्यान देकर के प्राथमिक शिक्षा को अवहेलना कर रही है। चौथा, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकार की नीति क्या होनी चाहिए। पांचवा, माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और उसका प्रसार किन साधनों द्वारा किया जाना चाहिए। छठा पॉइंट, देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें मिशन स्कूलों का क्या स्थान है। जो आयोग था उसके दो विशेष आदेश दिए गए थे। उनमें से पहला ये था कि जांच करना 1854 के आदेश पत्र के सिद्धांतों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हुआ है, और ऐसे सुझाव दे। दूसरा ये था कि ऐसे सुझाव देना जिनको आयोग आदेश पत्र से निर्धारित की गई नीति को काम में ला सके और उसे उन्हीं को कर सके जो वो उचित समझते हैं। आयोग ने संपूर्ण देश का भ्रमण करके, शिक्षाविदों से भेंट करके और शिक्षा संबंधी राजकीय लेखों का अध्ययन करके मार्च 1883 में अपना 600 पृष्ठ का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो आयोग का नियुक्ति की गई थी, उन्होंने अपने सुझाव और संशोधन दी, सिफारिशें दी। आयोग ने भारतीय शिक्षा के सभी अंगों क्षेत्रों का अच्छे से अध्ययन किया और उसके बाद उसके संबंध में जो भी सुझाव और सिफारिशें उन्हें उचित लगी, वो उन्हें सरकार के सामने प्रस्तुत किया। जो शिक्षा नीति थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, आयोग ने शिक्षा नीति के विषय में 5 सुझाव दिए थे। पहला सुझाव उन्होंने दिया कि सरकार को सहायता अनुदान के नियमों को अधिक उदार बनाकर शिक्षा के क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन देना चाहिए, कि हमें व्यक्तिगत प्रयासों को ज़्यादा महत्वपूर्णता देनी चाहिए। लोगों के जो भी प्रयास हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा, सरकार के माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों का प्रबंध क्रमशः कुशलतापूर्वक कार्य करने वाली व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंप देना चाहिए। जो भी माध्यम के स्कूल और कॉलेज चला रहे हैं, अब ऐसे डायरेक्टली सरकार चलाएगी तो वो एक तरीके से नहीं चल पाएगा। इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संस्थाएं बना देनी चाहिए जिसके अंडर वो सब चीज़ें रेगुलरली और बहुत अच्छे तरीके से चल सकें। तीसरा पॉइंट, सरकार को राज्य के विद्यालयों की स्थापना की गति को शनय शनय मंद करके इन विद्यालयों के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से पृथक हो जाना चाहिए। चौथा, सरकार को भविष्य में केवल सहायता अनुदान के आधार पर स्थापित किए जाने वाले माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना को प्रोत्साहित देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जितने भी भविष्य के लिए ये केवल सहायता जो दी जाएगी, वो माध्यमिक स्कूल और कॉलेजों को स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पांचवा, सरकार को प्राथमिक विद्यालयों का स्वयं संचालन न करके उनका उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर छोड़ देना चाहिए। सारांश में आयोग ने शिक्षा नीति के संबंध में सरकार को सन 1854 के आदेश पत्र के अंग्रहित सुझाव का अनुसरण करने का परामर्श दिया। राजकीय शिक्षा संस्थानों को उन स्थानों पर चला दिए जाएं जहां उनकी आवश्यकता है, किंतु सरकार का मुख्य कर्तव्य व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं की उन्नति और प्रसार करना होना चाहिए। अब हम आते हैं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग।
विश्वविद्यालय जो थे, विश्वविद्यालयों से संबंध कॉलेजों की संख्या में अति तीव्र वृद्धि होने के कारण विश्वविद्यालयों पर इतना कार्यभार हो गया था कि वह अपने कर्तव्यों का कुशलता से पालन नहीं कर सकते थे। फलस्वरूप कॉलेजों का शिक्षण स्तर निम्न हो गया था। जो विश्वविद्यालयों में जो कॉलेज थे उनकी इतनी ज़्यादा संख्या हो गई थी कि उनका जो कार्यभार था वो बहुत बढ़ गया था और वो सही ढंग से अपने कर्तव्य कुशलता को पालन नहीं कर पा रहे थे। तो जो कॉलेजों का शिक्षण स्तर है वो निम्न हो गया था। विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने और मान्यता देने का कार्य करते थे। जो विश्वविद्यालय थे वो केवल क्या काम करते थे? मान्यता देने और परीक्षा लेने को। उनमें शिक्षण की जो मुख्य कार्य था कोई व्यवस्था नहीं थी। इस विषय में कर्जन का मत था, आदर्श विश्वविद्यालय ज्ञान के प्रसार और विद्या के प्रोत्साहन का स्थान होना चाहिए। पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भारत के सभी विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया गया था। लंदन विश्वविद्यालय का सन 1898 में पुनर्संगठन हो गया था, अतः भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके अनुरूप परिवर्तित किया जाना आवश्यक था। सीनेट के सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी और इनमें विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। उपयुक्त आदर्श को प्राप्त करने और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में अनुसार आवश्यक सुधार करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 27 फरवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। इसी तरह से जब हमारी किसी चीज़ को सही तरीके से चलाना होता है उसके लिए हमें किसी आयोग की गठन करना पड़ता है ताकि वो उस चीज़ के ऊपर पूरी निगरानी रख सके और उसके काम को सही ढंग से चलाने के लिए उन पर दबाव बना सके। तो इसी तरह से भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने भी यही काम किया था। इसकी भी नियुक्ति की गई 27 जनवरी 1902 को। तो जांच के जो विषय रहे इसमें आयोग को जांच करने के 3 विषय दिए गए थे। विश्वविद्यालयों के विधान और उनकी कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना, कुछ ऐसे कार्य प्रणाली दें, कुछ ऐसे तरीके निकालें जिनसे उनकी कार्य प्रणाली में सुधार किया जा सके। दूसरा, ब्रिटिश भारत में विश्वविद्यालयों की वर्तमान दशा और उनकी भावी उन्नति की जांच करना। जो भी ब्रिटिश भारत में विश्वविद्यालय थे उनकी उस टाइम पे क्या दशा थी, उनकी क्या स्थिति थी, उनकी भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी की जांच करना। विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने और विद्या की उन्नति करने के लिए उपयुक्त विधियों का सुझाव देना। सुझाव और सिफारिशें उन्होंने जो दी, आयोग ने ब्रिटिश भारत के सब विश्वविद्यालयों के सूक्ष्म छानबीन, बहुत बारीकी से छानबीन करके लगभग 6 महीने के अंदर सरकार के समक्ष अपना जो भी प्रस्ताव था वो प्रस्तुत कर दिया। उस प्रतिवेदन में आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सुधार करने के निमित्त जिन सुझावों सिफारिशों का लेखबद्ध किया उनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। पहला, उन्होंने कहा कि जो वर्तमान विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा ही शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय की पारदर्शी सीमा स्पष्ट रूप से निश्चित कर दी जानी चाहिए और सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक होनी चाहिए और उनका निर्वाचन सीनेट के द्वारा किया जाना चाहिए। कॉलेज को मान्यता देने के नियमों में कड़ाई की जानी चाहिए और द्वितीय श्रेणी के कॉलेजों की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। 5वां, इंटरमीडिएट की कक्षाओं को तोड़ देना चाहिए और स्नातकों का पाठ्यक्रम 3 वर्ष कर देना चाहिए। नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए। स्नातक पूर्व शिक्षण का कार्य संबंधित कॉलेजों में और स्नातकोत्तर शिक्षण कार्य विश्वविद्यालयों में किया जाना चाहिए। सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर दी जानी चाहिए और सदस्य की अवधि 5 वर्ष की जानी चाहिए। प्रत्येक संबंध में कॉलेज का प्रबंध एक संगठित समिति के द्वारा किया जाना चाहिए। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के योग्य अध्यापकों को सीनेट के प्रतिनिधि दिया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें उन्होंने अपने आयोग के अंदर जो उनके लगे सुझाव हैं और सिफारिशें हैं वो सब उन्होंने सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी। अब आयोग का जो मूल्यांकन था वो किया गया कि आयोग के लगभग सभी सुझावों का एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीय विश्वविद्यालयों को लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर संगठित किया जाए और उसने भारतीय विश्वविद्यालय व्यवस्था के आधारभूत पुनर्संगठन के संबंध में एक भी सुझाव नहीं दिया। उसने केवल भारत में प्रचलित विश्वविद्यालय व्यवस्था को इस देश के हितकार समझकर उसको समुन्नत और शक्तिशाली बनाने के लिए ही सुझाव दिया।
इस प्रसंग में डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का यह कथन था कि सत्य है विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में आयोग की सिफारिशों का उद्देश्य या विश्वविद्यालय प्रणाली में किसी प्रकार का मौलिक पुनर्संगठन करना नहीं था, वरन प्रचलित प्रणाली को केवल पुनः प्रतिष्ठित करना और शक्तिशाली बनाना था। उसके बाद में हमारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1904 में। लॉर्ड कर्जन की सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव और सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया। अब जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने लॉर्ड कर्जन की जब सरकार थी तब भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों सिफारिशों के आधार पर जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का सुझाव सिफारिशें दी थी उसके आधार पर एक विधेयक तैयार किया। इस विधेयक ने 21 मार्च सन 1904 को पारित होकर के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का रूप ग्रहण कर लिया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन, अधिकार, कार्यक्षेत्र आदि में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अब जो ये अधिनियम लागू हुआ तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आए कि विश्वविद्यालय का प्रशासन, अधिकार, कार्यक्षेत्र, इन सब में चीज़ों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। पहला था कि सीनेट के सदस्यों की संख्या को सीमित करके ये निश्चित कर दिया गया कि उनकी न्यूनतम संख्या 50 और अधिकतम संख्या 100 होगी और वे अपने पद पर आजीवन न रहकर केवल 5 वर्ष रहेंगे। जो सीनेट के सदस्य थे उनकी जो संख्या होनी चाहिए वो 50 से 100 के बीच होनी चाहिए और आजीवन हमेशा के लिए ना रह सकर उनका जो कार्यकाल होगा सिर्फ 5 वर्ष का होगा। जो सिंडिकेटों के कानून स्वीकृति प्रदान की गई और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को उनमें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। सरकार को सीनेट द्वारा बनाए जाने वाले नियमों की आवश्यकता अनुसार संशोधन, परिवर्तन करने या स्वीकृति देने और उनकी द्वारा उचित समय पर नियम ना बनाए जाने पर स्वयं नियम बनाने का अधिकार मिल गया। चौथा पॉइंट, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों को क्षेत्रीय सीमाओं को निश्चित करने का अधिकार दिया गया। पांचवा, सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। चेन्नई, बॉम्बे, कोलकाता विश्वविद्यालयों के सीनेटों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 एवं विश्वविद्यालयों की सीनेट की निर्वाचित संख्या 15 निश्चित की गई। विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक कॉलेजों के लिए नियम कठोर कर दिए गए और सिंडिकेट को कॉलेजों के नियमित रूप से निरीक्षण करने का अधिकार दे दिया गया। विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्रों का विस्तार कर दिया गया। उनको परीक्षा लेने के अतिरिक्त शिक्षण, अनुसाधन का भी कार्य करने का भी अधिकार दिया गया। उसके बाद में आता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का समालोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल एस्टीमेट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। इस जो अधिनियम के गुण थे, मेरिट्स ऑफ एक्ट थे, इस अधिनियम के निम्नलिखित गुण हैं। इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय का संचालन पहले से अधिक कुशलतापूर्वक किया जाने लगा। जब से यह अधिनियम लागू हुआ तब से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आए थे, जिनसे जो विश्वविद्यालय का संचालन था और बाकी चीज़ें थी वो सही तरीके से और कुशलतापूर्वक होने लगी। उसका संगठन दोष रहित हो गया, किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं, किसी की पार्टी की तरफ नहीं, बिल्कुल ही दोष रहित था। उनके सीनेट के सदस्य के चाटुकार नौकर सुयोग्य कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होने लगे। जो सीनेट के सदस्य थे वो सरकार के चाटुकार या किसी के पक्ष में ना होकर के वो एक सुयोग्य कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होने लगे। दूसरा, इस अधिनियम के पारित होने से विश्वविद्यालय में शिक्षण प्रारंभ हो गया। तीसरा, इस अधिनियम के पारित होने से विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। चौथा, इस अधिनियम के पारित होने से निरीक्षण की जो व्यवस्था थी, शिक्षण का जो उच्च स्तर हो गया और जो कॉलेज थे वो सफलता नहीं पा सके इन सब चीज़ों में, वो बंद हो गई। इस अधिनियम के पारित होने से विश्वविद्यालय में समृद्ध महाविद्यालयों के शिक्षण का स्तर उच्च होने से छात्रों में योग्यता की वृद्धि हुई, उनके विषयों में अपनी विविधता परिचय देने लगे। ये सब जो थी उसकी विशेषताएं थी अधिनियम की कि उसके पारित होने के बाद में क्या क्या हमें बदलाव देखने को मिले और कौन कौन सी अच्छी चीज़ें वहाँ पर हुई। अब इसी के जो अधिनियम थे उसके कुछ डीमेरिट्स भी थे, उसके कुछ हानियाँ भी थी। तो पहली हानि ये थी कि इस अधिनियम के पारित होने से जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सुधार हुआ, शिक्षा का जो स्तर ऊंचा हो गया था, लेकिन उनकी शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
इस अधिनियम के पारित होने के बावजूद पूर्वत पुस्तकीय ज्ञान और साहित्यिक विषयों की वरीयता प्रदान की गई। इस अधिनियम में पाठ्यक्रम में जीवन उपयोगी विषयों को सम्मिलित नहीं किया गया। जो जीवन के लिए उपयोगी विषय उन्हें तो सम्मिलित नहीं किया गया था इस अधिनियम में। और क्या क्या हानियाँ थी कि इस अधिनियम के पारित होने से महाविद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने संबंधी नियमों को बहुत कड़ा कर दिया गया, जिसका दुष्परिणाम भविष्य में यह हुआ कि जहां 1902 में सम्मिलित कॉलेजों की संख्या 192 थी, जो 1912 में घटकर 170 रह गई। अधिनियम के पारित होने से विश्वविद्यालयों पर सरकार का इतना कठोर नियंत्रण हो गया कि विश्वविद्यालयों को किसी कार्य को करने की स्वतंत्रता नहीं रह गई। अब सरकार का मानना था कि इस अधिनियम के पारित होने से विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा के जो क्षेत्र थे प्रचलित, वो अव्यवस्था एवं दोषों को दूर किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शिक्षा पर सरकार का कठोर नियंत्रण हो गया। इस संदर्भ में नेरुल्ला एवं नायक ने ठीक ही लिखा है कि ये सत्य है कि विश्वविद्यालय अधिनियम से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय सुधार का आंदोलन प्रारंभ करने से श्रेय कर्जन को ही है। आंदोलन धीमी गति को दृढ़तापूर्वक अपने निश्चित ध्येय की ओर बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच।